मित्रों, आज हम कक्षा 9 के अंदर लेसन नंबर 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। हम यहाँ पर कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे कि कालिदास कैसे महान कवि है। पहले कालिदास मूर्ख थे, जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटते थे। ऐसे मूर्ख आदमी किस तरह से महाकवि कालिदास बने, उनके जीवन के अंदर क्या घटनाएं घटी, किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे प्रमुख ग्रंथ काव्य संग्रह की रचना की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से? तो पहले है ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वश्यम, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब हम लेखक श्री के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए पीएड की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है। संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। वो महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रखकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों की जीवन चरित्र अंकित किया हुआ है। प्रसिद्ध जीवनी है ये महाकवि कालिदास, ये एक जीवनी है। में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण यहाँ पर किया हुआ है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक उठता है। यहाँ पर ये संदेश दिया गया है कि कोई भी बच्चे को हम कोई मूर्ख या बुद्धू नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा कोई अवसर मिल दिया जाए तो वह हीरे की तरह चमक उठता है। यहाँ पर कालिदास के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से कालिदास ने अपने जीवन के अंदर उनके जीवन के अंदर क्या घटनाएं घटती है। उनके जीवन के अंदर उनका जन्म और निधन कोई ठीक उनका समय यहाँ पर पर्याप्त नहीं मालूम हुआ है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस समय में हुआ था। हाँ, उन्होंने कोई रचनाएं ऐसी, कोई काव्य संग्रह के कुछ ऐसे संग्रह ऐसे लिखे, उनमें कोई ऐसे राजाओं के बारे में के कोई लिखा गया है, तो ऐसा अनुमान किया गया है कि वो उस समय में पैदा यानी कि उनका जन्म हुआ होगा। ये एक अनुमान है उनके जन्म का, पर ऐसे कुछ ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि उनका जन्म इसी साल में, इसी ईस्वी में हुआ होगा। यहाँ पर एक उनके युवावस्था में कि किस तरह से उनके युवावस्था के अंदर उनका विवाह कैसे हुआ होगा, ये एक बात तो यहाँ पर बताई गई है कि एक शारदा नंदन नाम के एक राजा थे। उनकी बहुत ही विद्वान पुत्री थी। वह राजकुमारी को अपने रूप और गुण का, अपनी विद्वत्ता का बहुत ही घमंड था। बहुत ही बड़े बड़े ऐसे ज्ञानी उनके शास्त्रार्थ में पारंगत, ऐसे बहुत ही ज्ञानी उनके सामने आए तो भी कोई भी उनके शास्त्रार्थ में पारंगत उनसे नहीं हुआ था। ऐसा घमंड उनको बहुत था। तो सभी शास्त्रियों ने क्या कहा कि हम ऐसा कुछ युक्ति करें कि वह इस शास्त्रार्थ में वो सबके सामने हार जाए। तो उसने क्या किया, सभी विद्वान और पंडितों को ग्लानि का बहुत ही अनुभव हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि किस तरह से ये सबको के उसे अपनी घमंड का इतना बड़ा गुरूर है, तो उसका कि गुरूर हमें तोड़ना चाहिए। तो सभी ने क्या कहा, एक बार देखा कि कालिदास किस तरह से जिस पेड़ की डाली पर बैठे थे वही पेड़ की डाली वह काट रहे थे, तो कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। बराबर से तैयार किया कालिदास को, फिर वहाँ राजकुमारी के सामने वहाँ पर ले गए और कहा कि राजकुमारी, ये बहुत ही ज्ञानी, ये हमारे गुरुजी है, ये बहुत ही विद्वान और शास्त्रार्थ है में पारंगत है, आप उनसे कोई भी सवाल कीजिए। पर हाँ, अभी हमारे जो गुरुजी हैं वो उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ है, वो आपके साथ इशारों में बातचीत करेंगे। ऐसा वो सारे विद्वानों ने बोला। ठीक है, अच्छा ठीक है कि विद्वान विद्वतमा पंडितों की छल भरी बात समझ नहीं पाई
और शास्त्रार्थ के लिए वह तो तैयार हो गई। तो उसने युवक यानी कि कालिदास को एक उंगली दिखाई और उसका भाव था कि ईश्वर एक है। बराबर, उसने क्या कहा, एक उंगली बताई और उसका भाव क्या था कि ईश्वर एक है। पर मूर्ख कालिदास क्या समझा कि मेरी एक आंख फोड़ने के लिए बोला है। उसने कालिदास क्या समझा कि ये सामने जो बैठी है वो बोल रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। पर कालिदास ने क्या कहा, दोनों उंगली दिखाई और बोला कि मैं तेरी दोनों आंख फोड़ डालूंगा, ऐसा संकेत किया। पर पंडितों ने उसके संकेत का क्या समझाया कि आपके प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुजी दे रहे हैं कि ईश्वर और जीव दो है, एक ईश्वर और जीव दो है, ऐसा हमारे गुरुजी समझा रहे हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। फिर विद्युतमा ने उनके ये उत्तर से वह बहुत खुश हो गई। फिर राजकुमारी विद्युतमा ने 5 उंगली बताई और 5 तत्वों का संकेत किया। वह मूर्ख युवक यानी कि कालिदास ने क्या समझा कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने की बात, तमाचा मारने का संकेत कर रही है ये क्यों। पर विद्युतमा पर वो मूर्ख ने क्या कहा, मुट्ठी बंद कर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया कि तू मुझे तमाचा मारेगी तो मैं तुझे घूंसा मारूंगा, ऐसा संकेत उसने किया। पर वो पंडितों ने क्या कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। आपने 5 तत्व कहा, पर हमारे गुरुजी ने 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। हमारे गुरुजी ने ऐसा संकेत दिया है, ऐसा उत्तर दिया है। तो विद्युतमा तो बहुत ही खुश हो गई। इस तरह से उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा उस मूर्ख युवक से अपनी हार मानती है और उसका विवाह इस तरह से कालिदास के साथ होता है। और विवाह होने के बाद उसे पता चलता है कि किस तरह से कालिदास मूर्ख है। जब उसे पता चलता है किस तरह से वो सारी बात समझ जाती है कि किस तरह से वह विद्वान पंडितों ने मेरे साथ छल कपट किया है, तो यह वह क्या होती है, वह ऐसे अपने को एक बंद कर देती है और कह देती है कि ये द्वार, इस कमरे का द्वार कोई भी खोलेगा नहीं। जब ये पता चलता है कालिदास को, तो वह राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर विद्युतमा के पास लौटता है। तब भी द्वार उसके बंद ही रहते हैं। तभी कवि कालिदास अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप देने के लिए संस्कृत में वह बोलता है कि द्वार खोलने के लिए कि अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि अब तो ये द्वार खोलिए। अंदर से पत्नी विद्युतमा ने पूछा, अस्ति किश्चित वाद विषय, यह कौन सी किसकी वाणी, यानी कि यह कौन बोल रहा है। तभी इस विषय पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम की रचना विद्युतमा को सुनाई, वो भी संस्कृत में। विद्युतमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया, तो उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत करती है। इस तरह से उसे पता भी चलता है कि किस तरह से महाकवि कालिदास कैसे संस्कृत के अंदर नहीं सारी राजनीति, धर्मशास्त्र सारे में पारंगत, शास्त्रार्थ में पारंगत होकर वापस लौटे। और उसके बाद यहाँ पर जो है महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है, उसके बारे में 7 ग्रंथों के बारे में चर्चा की जाती है। अब हम आप सभी बुक खोलकर बैठिए, अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षरचित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कवि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिवाचक के रूप में विक्रम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में, पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर ऐसे महाकवि कालिदास के समय के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर हर्ष रचित के अंदर कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख
किया गया। इस बात से पता चलता है कि कवि कालिदास बाण से पहले हुए होंगे। कवि कालिदास ने भी अपने कोई ऐसी रचनाओं में विक्रम का नाम दिया गया है, तो ऐसा सोचा जाता है कि वह राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन माने जाते हैं। और उनके जन्म और परिचय के बारे में तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 और निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन यानी कि वर्तमान के अंदर जो उज्जैन है माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया गया है। उज्जैनी नगरी के बारे में वहां पर उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि कवि कालिदास का जन्म वहां पर हुआ होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। यह याद रखना, विक्रम संवत किस राजा के नाम से चलाया गया था, यह एक वाक्य के अंदर भी आता है, तो अंडरलाइन कर दीजिए कि राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। जो सोने के सिक्के होते हैं उस पर राज्यकाल का पता चल जाता है कि ये किस समय का होता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई थी। यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के बारे में भी बात की गई है कि राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के भी अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। ये भी याद रखना कि अपने पूर्व जीवन के अंदर बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसी ही काटते थे। यहाँ पर कालिदास के बारे में कहा गया है कि युवावस्था तक वह बिल्कुल निरक्षर थे, अनपढ़ थे। कहा जाता है कि कवि कालिदास जिस डाल पर बैठते थे वही डाल को वो काटते थे। इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि कालिदास किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। यहाँ तक अब हम यहीं पर देखेंगे, इसके आगे हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।